हेलो हाय एवरीवन। आज आज से हम लोग अपना बायो क्लास स्टार्ट करेंगे। स्पेशली आज हम 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला लेक्चर जो है आपका पहला जो क्लास है वो है लाइफ प्रोसेस। जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। डेफिनेशन है द प्रोसेस विच कीप्स ऑन गोइंग इन एन ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी इंटरप्शन टू मेंटेन लाइफ, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता है क्या है। तो जो सारी प्रक्रिया हमारे शरीर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में लगातार चल रही हो, यानी जो हमारे अंदर शरीर में मेटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म हो, रेस्पायरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सारी प्रोसेसेस जो हमको अपने आप को जिंदा रखने में या फिर किसी और अदर ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने में मदद कर रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो कोर पर्पस भी वही है, दीज मेंटेनेंस फंक्शंस मस्ट अकर इवन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज रेस्टिंग टू प्रिवेंट डैमेज एंड स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन। तो ऐसा नहीं है कि जो लाइफ प्रोसेस है वो आपके कॉन्शियस माइंड में होता है, तो ये अनकॉन्शियस माइंड में भी जब आप सो रहे हो या फिर आप बिल्कुल ही सेंस में ना हो तभी भी ये लाइफ प्रोसेस चलती है, ताकि आपके शरीर को वो कंटिन्यूअसली जिंदा रख सके, ठीक है। तो इसके बाद है हम यूनिवर्स का एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे कि हाँ, यूनिवर्स में जो हमारा एनर्जी होता है वो कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होगा, वो है प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के बिना तो खैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है अर्थ पे। तो प्लांट करता क्या है, लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ पे प्लांट करता क्या है। तो बेसिकली सब जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस करता है। ये फोटोसिंथेसिस होता है क्या है, तो समहाउ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेके ये ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को गिव आउट करते हैं, यानी इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो सबसे पहला, इसको ऑटोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही खाना बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसको कंज्यूम कौन करते हैं। ये तो बनाने वाले हो गए, अब इनको कंज्यूम करने के लिए भी पृथ्वी पे चाहिए। तो जो कंज्यूम करते हैं वो होते हैं हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है। अब इसके बाद है फ्यूलिंग द बायोलॉजिकल हायरार्की, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा हायरार्की है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज, क्या इवॉल्व होता चला गया। ऐसा नहीं कि जो हम लोग आज जिंदा है एज अ ह्यूमन ये एकदम एग्जिस्टेंस में आया होगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस होगा जहाँ पृथ्वी बनती चली आई होगी और हम वहाँ एग्जिस्ट करने आए होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो जो सबसे पहली चीज़ आई होगी वो होगी सेल, ठीक है। जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे छोटी चीज़ होगी वो आई होगी सेल। अब सेल क्या होता है, सेल को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखिए दो वर्ड है यहाँ, एक होता है स्ट्रक्चर, दूसरा होता है फंडामेंटल, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इसीलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जब तक ये एग्जिस्टेंस में आएगा नहीं तब तक कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। जबकि जो सेकंड वर्ड हम इसमें यूज करते हैं वो होता है हमारा फंडामेंटल, ठीक है। तो अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल वो चीज़ें होती है जो सारी प्रोसेसेस करती हो, जो कंपलसरी हो। तो अगर हम बात करें एक सिंगल सेल भी, तो एक सिंगल सेल भी लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए सारी प्रोसेसेस कर सकती है, इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके आगे आते हैं, अब इसका हम करते हैं ग्रुपिंग, ठीक है। बहुत सारे सेल्स को एग्रीगेट करके यानी ग्रुपिंग करके सेम टाइप्स ऑफ सेल्स को एक साथ लाते हैं। तो वहाँ क्या अराइज होता है, वहाँ अराइज होता है टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस इज नोन एज टिश्यूज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं इसके ऊपर भी एक हायरार्की होती है, वो होता है ऑर्गन। अब जैसे हमने बताया कि सेल के ग्रुपिंग को यानी सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के ग्रुपिंग को क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। तो इसके सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज के ग्रुपिंग को क्या कहेंगे, ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स का, हमारा हार्ट हो गया, हमारा लिवर हो गया, ये सारे क्या है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, ठीक है। तो
ये जो अब हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को सप्लाई करना पूरे बॉडी में, जबकि हमारे किडनी का फंक्शन होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस या फिर क्या कहते हैं यूरिनेशन में मदद करना, ठीक है। जबकि जो हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ तक अभी हम पढ़ते हैं, इसके ग्रुपिंग, सेल्स के ग्रुपिंग को टिश्यूज कहेंगे, टिश्यूज के ग्रुपिंग को ऑर्गन कहेंगे, और ये सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आती है बात ऑर्गन सिस्टम की, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक क्या कहते हैं ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं केमिकल मैकेनिज्म का। फूड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स, ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो फूड होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। सभी को एनर्जी ज़रूरी होती है, ठीक है। जिंदा रहने के लिए हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, जो कहाँ से आती है, जो हमारे फूड से आती है, ठीक है। ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है, oxidizing and reducing reactions are the most common chemical mechanism to break down molecules, typically using ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस ये होते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये कॉन्टिन्यूसली हमारे बॉडी में चलती रहती है ताकि ब्रेक डाउन हो सके मॉलिक्यूल्स का, टिपिकली यूजिंग ऑक्सीजन। किसके किसके मदद से ब्रेक डाउन करेंगे हम? ऑक्सीजन की मदद से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेस्पायरेशन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर थोड़े बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब क्या क्या कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे 3 टर्म आते हैं, ठीक है। 2 टर्म मेनली जो होता है। पहला होता है रेस्पायरेशन। क्या होता है? रेस्पायरेशन। जबकि जो दूसरा टर्म यूज किया जाता है वो है ब्रीदिंग। क्या होता है? ब्रीदिंग, ठीक है। अब ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो रेस्पायरेशन होता है वो एक्चुअली होता ये है कि रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं हम बॉडी में, और उस ऑक्सीजन की मदद से हम क्या कहते हैं, खाने को तोड़ते हैं। खाने को तोड़ने के बाद उससे जो एनर्जी मिलता है उससे बॉडी उसको एसिमिलेट करके बॉडी को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली जो बात होती है O2 इनटेक, उसके बाद ब्रेकडाउन, उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ फूड की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद एनर्जी फॉर्मेशन, और उसके बाद जो बात करते हैं इसके एसिमिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा रेस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस, कैसे हम O2 इनटेक होगा हमारे बॉडी में और कहाँ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है। ब्रीदिंग जो होता है वो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है, जो होता है एक इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन, यानी एक तरफ से एयर लेना और दूसरे तरफ से एयर छोड़ देना। जब एयर लेते हैं तो क्या करते हैं एयर में? बेसिकली हम लोग लेते वक्त एयर लेते हैं, भले ही हमारे बॉडी में O2 यूज होता है, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। और एक्सहेलेशन के टाइम तो CO2 बेसिकली। अब ये दोनों जो O2 और CO2 पढ़ते हैं वो ऐसा समझ लीजिए कि मेजॉरिटी होती है, इस कारण हम ये वर्ड यूज करते हैं O2 और CO2, लेकिन इनटेक किस चीज का होता है? एयर का, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये एक ऐसा टर्म है जहाँ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स 2 चीज़ें होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि जो प्रोसेस होता है खाना लेने का हमारे बॉडी में वो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। यानी हाउ डू वी इनटेक द फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू सपोर्ट लाइफ, प्रोवाइडिंग एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो लेने के तरीके पे डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशन किस टाइप का है। पहला ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स तो अभी मैंने बताया, वैसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हो और साथ में फूड खुद ही प्रिपेयर करते हो। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉप्स।
वैसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंडेंट फाइनली किस पे हो, ऑटोट्रॉप्स पे, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो जनरली किस पे डिपेंडेंट हो, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट हो, उनको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। या फिर जो कंज्यूमर्स हो, ये इसको क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं, ठीक है। जबकि सेकंड होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, जिनको हम क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर्स कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्ट्रेटजीज ऑफ सर्वाइवल, जो कि यही है। अब पॉइंट्स इसका पढ़ते क्या है, ऑब्टेनिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। अब ये ऑटोट्रॉप्स होते कौन है, अभी क्लियर हुआ था कि ऑटोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद इन्वायरमेंट से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेके ऑर्गेनिक में प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो कौन करते हैं, ये हमारे प्लांट्स करते हैं। जबकि जो हेट्रोट्रॉप्स हुए यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड ब्रेक देम इनटू सिंपलर वंस, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को लेके क्या करते हैं, सिंपलर में तोड़ते हैं। यूज बायो कैटलिस्ट नोन एज इंजाइम्स, किसको इस्तेमाल करके तोड़ते हैं, इंजाइम्स की मदद से, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक बायो कैटलिस्ट है। ऑब्वियसली जो बायो इंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा आगे का है। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि वैसे कैटलिस्ट तो हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ करते हैं लैब में, ठीक है। लेकिन बायो कैटलिस्ट इंजाइम्स को इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एग्जिस्टिंग लाइफ में प्रेजेंट होते हैं इंजाइम्स, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉप पे, किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए। यानी जो हेट्रोट्रॉप्स हो गए वो किस पे डिपेंडेंट हो गए, हमारे ऑटोट्रॉप्स पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो क्या होगा, हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। किसकी किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसका जो मैकेनिज्म है, पूरा जो इक्वेशन है वो हम थोड़े देर में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग खाना खाते हैं तो पेड़ कुछ खाता नहीं होगा, पेड़ बनाता है लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए खुद भी उसको कुछ कंज्यूम करना पड़ता होगा, जो क्या लेते हैं, फोटोसिंथेसिस से वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब है एनर्जी स्टोरेज कंपैरिजन मैट्रिक्स, यानी एनर्जी स्टोरेज ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप में कैसा होता है, ठीक है। अब प्लांट की बात करते हैं तो जो प्लांट में होता है, कार्बोहाइड्रेट नॉट यूज्ड इमीडिएटली और स्टोर्ड एज स्टार्च। जो प्लांट में जो फॉर्म होता है स्टोर करने का वो क्या होता है, ये क्या होता है, स्टार्च होता है। जबकि ह्यूमंस और एनिमल्स की बात करते हैं तो रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन। यानी प्लांट्स में क्या स्टोर करते हैं, हम बात करते हैं प्लांट्स में, जैसे जो खाना प्रिपेयर होता है, तो जो भी मान लीजिए प्लांट बहुत सारा खाना बना लिया आज, तो क्या जितना भी खाना बना है कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। तो जो बचे हुए खाने होते हैं जो यूज्ड ना हुए हो करंट में, वो किस चीज़ में स्टोर होते हैं, प्लांट में, स्टार्च में, ठीक है। और ह्यूमंस में जो बनते हो यानी ब्रेक डाउन स्टोर होते हो खाने, वो उनका क्या है, ह्यूमंस या एनिमल्स में क्या होते हैं, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स में किस तरह से स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्लूप्रिंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी तक जितना पढ़ा था वो एक इंट्रोडक्शन टाइप था, जो कि आप बहुत कुछ जानते होंगे इसमें जो मैंने बताया, ठीक है। अब है जो मेन आपको याद रखना है, ठीक है। एक और मिसकंसेप्शन होता है हमारा कि बायो बस रटने की चीज़ होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें समझने की होती है और थोड़ी बहुत रटने की भी होती है। तो दोनों को एक साथ लेके चलना है, ना सिर्फ समझना है और ना सिर्फ रटना है, दोनों को कंपैरेटिवली एक साथ लेके आना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 6CO2 + 12H2O दोनों मिलके क्या बनाता है, C6H12O6, 6O2 and 6H2O। ये हम लोग थोड़ा मैथ्स इसमें लाते हैं। ये होता है हमारा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है हमारा RHS। समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो LHS और RHS हमने इसीलिए यूज़ किया ताकि मैथ्स में आप लोग क्या करते हो, LHS और RHS को बिल्कुल इक्वल करते हो, यानी दोनों साइड इक्वल होता है तो हमारा रिएक्शन, हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन सही होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी वही करना है कि हमको दोनों साइड कंपैरेटिवली मिलाना है, ठीक है। अब क्या मिलाना है इसमें ये मिलाना है कि जो कार्बन इधर है हमारा, वो सेम कार्बन
नंबर यहाँ है या नहीं, ठीक है। तो जैसे देखते हैं 6 CO2 और 12 H2O, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कार्बन का नंबर कितना है, 6 कार्बन है, जबकि हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, C6 है और कहीं कार्बन है नहीं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो कार्बन का नंबर हो गया वो भी 6 है और राइट हैंड साइड में भी जो कार्बन का नंबर है वो भी 6 है, ठीक है। देखा, तो सेम जो मैथ्स में आप लोग LHS RHS इक्वेट करते हो ना, बिल्कुल सेम है हमारा बायो में भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों को मिला के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हमारे सेंटर में होती है क्या, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, हमारा क्लोरोफिल करता है, ठीक है। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। अब ये इसके बारे में मैं एक पॉइंट बताती हूँ कि जो हमारा ये रिएक्शन है, ठीक है, ये इससे अफेक्टेड होता है, ये सनलाइट से अफेक्टेड होता है, यानी सनलाइट का इंटेंसिटी कैसा है ये इफेक्ट करता है प्रोसेस को, ये प्रोसेस स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी, ठीक है। तो हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल मिला के एक, ये क्या है, ये है हमारा ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। जो ग्लूकोज पाउडर आप लोग खाते हैं ना, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। उसके साथ 6 जो O2 होता है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज, और जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है, जबकि ये अदर प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीफ का मैकेनिज्म, यानी हमारे लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले मीजोफिल सेल्स होते हैं, जो लीव्स में जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स कहते हैं। अब ये मीजोफिल सेल्स क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो क्या कहते हैं, जो अभी आपने पढ़ा क्या, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, ठीक है। वो क्या होते हैं, यानी जो हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं कंटेन्स द ग्रीन डॉट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट वेयर द क्लोरोफिल रिसाइड्स। जो बेसिकली जो क्लोरोफिल आप लोग देखते हो ग्रीन कलर का, वो कहाँ होता है, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है लोअर एपिडर्मिस एंड गार्ड सेल। लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, एपिडर्मिस का मतलब होता है लेयर, ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस कह रहा है यानी नीचे के सरफेस को, ठीक है, लीफ के नीचे के सरफेस को, अंदर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोग लीफ पकड़ते हो तो देखिएगा कि जो सनलाइट साइड होता है लीफ का वो ज्यादा ग्रीन होता है एज कंपेयर टू जो नीचे होता है, जो हाइड्रेटेड पोर्शन होता है। मान लीजिए एक लीफ है, ठीक है, तो जो अपर सरफेस होता है वो ज्यादा ग्रीन होता है एज कंपेयर टू जो लोअर सरफेस होता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज रेगुलेटरी गेट्स, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है, हमारा वैक्स का क्यूटिकल होता है, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, तो आपने जब 90% लीफ को टच किया होगा तो वो बहुत ऊपर से चिकने दिखते होंगे, यानी सॉफ्ट दिखते होंगे। वो किसकी वजह से होते हैं, वो वैक्स की वजह से होते हैं। और ये वैक्स और कहाँ होता है, ये अपर एपिडर्मिस पे होता है। तो ये करता क्या है, वैक्स क्या करता है, यानी जो हमारा एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स का लेयर चढ़ा होता है वो हमारे प्रोटेक्टिव सील्ड की तरह काम करता है, ठीक है। अब है एयर स्पेसेस, कॉरिडोर्स फॉर इंटरनल गैस एक्सचेंज। जो एयर स्पेसेस होते हैं वो इंटरनल गैस के एक्सचेंज के लिए होते हैं, ठीक है। अब है द फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी तो आपने जो इक्वेशन पढ़ा C6 क्या कहते हैं, 6 CO2 plus 12 H2O with the help of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6 O2 plus 6 H2O, ये था इक्वेशन, ठीक है। अब उसको देखेंगे कि ये कौन कौन से फेजेस में प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो जो सबसे पहला फेज होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन का, यानी जो सबसे पहली चीज पूरे प्रोसेस में होगी वो होगी एब्जॉर्प्शन। किस चीज की एब्जॉर्प्शन, सनलाइट की, किसकी, सनलाइट की। और जो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा वो कौन होगा, वो होगा हमारा क्लोरोफिल, वो कौन होगा हमारा क्लोरोफिल। दूसरा है कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग। अब जो लाइट एनर्जी हम लोग ने ट्रैप की है क्लोरोफिल की मदद से, वो डायरेक्ट सनलाइट यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उस सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, उस सनलाइट को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, केमिकल एनर्जी में। और उस केमिकल एनर्जी की मदद से क्या करते हैं हम लोग, तो उस केमिकल एनर्जी की मदद से हम लोग वाटर को स्प्लिट करते हैं, किसमें,
H2O में तो दो ही है, एक हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, तो हम लोग किस में स्प्लिट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तीसरा होता है रिडक्शन। अब ये रिडक्शन कैसे देखोगे आप लोग, ठीक है। तो जो रिडक्शन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे याद रखना जो आपका इक्वेशन था वो किस टाइप्स का था, 6CO2, ये था कहाँ, LHS में था, ठीक है। अब ये सेम जो कार्बन थी RHS में था वो क्या था, C6H12O6, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि O2 जो होता है वो उसका पावर -2 होता है, क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन का क्या मानते हैं, हाइड्रोजन का +1 मानते हैं, ठीक है। तो कंपेयर कीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, -2 और अगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर कार्बन का मेरे को नहीं पता है, ठीक है, कार्बन का क्या हो जाएगा, x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 4 निकलेगा। तो इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ, +4 है, जबकि यहाँ देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ निकालते हैं तो x का हमको नहीं पता है तो 6x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 12 यानी +12 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। 6 ऑक्सीजन है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो सोच लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, पहला इसका था +4, ठीक है, और दूसरा आ गया 0, तो जो यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है वो क्या है, हमारा रिडक्शन है। तो कार्बन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है, कार्बन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यही इक्वेशन यहाँ सॉल्व किया गया जो बताया गया है, क्या, वैलेंसी, ठीक है, जो वैलेंसी होगी वो कैसे चेंज हो रही है। अब है नेक्स्ट द डेजर्ट एनाटॉमी टाइमिंग द प्रोसेस, ठीक है। अब ये 2 फेज में होता है कितने फेज में होता है, 2 फेज में, एक होता है नाइट फेज और दूसरा होता है डे फेज, यानी एक प्रोसेस जो रात में होती है और दूसरी प्रोसेस जो दिन में होती है। तो रात में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट टेक्स अप CO2 एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। रात में क्या होता है कि डेजर्ट प्लांट यानी जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं वो रात में CO2 लेते हैं और उस CO2 से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब जब जो स्टोर करेंगे वो क्या होगा, अब वो दिन वाले फेज में आते हैं, जब पूरे रात में आपने कुछ खोजा है और उसको स्टोर किया, अब सुबह में उसको इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से, द इंटरमीडिएट इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो उससे जो द इंटरमीडिएट is acted upon the energy absorbed by chlorophyll during the day, यानी जो क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उससे क्या करेगा, इंटरमीडिएट जो बना था उसको प्रोसेस में लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैसिव गैसियस एक्सचेंज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है। फंक्शन, मैसिव exchange of gases mainly O2 and CO2 takes place across the surface of stem, roots and leaves for the purpose of photosynthesis, ठीक है। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अब हमारे गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है स्टोमाटा, क्या होता है स्टोमाटा, एक ओपनिंग होता है, क्या होता है, ओपनिंग होता है, जो कि प्लांट्स के स्पेशली लीव्स में होते हैं और कहीं और सारे जगह होते हैं, जैसे रूट्स में भी होते हैं, लीव्स में भी, स्टेम्स में भी होता है, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं एक्सचेंज के लिए, ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे थे। फंक्शन कैसा था, मैसिव एक्सचेंज ऑफ गैसेस mainly O2 and CO2 takes place across the surface of stem, roots, leaves for the purpose of photosynthesis। गैसियस एक्सचेंज के लिए किसके लिए कंपलसरी है गैसियस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये गेटवे क्या होता है, दिस एक्सचेंज हैपेंस थ्रू द टाइनी सरफेस पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। किसकी मदद से होता है ये स्टोमाटा की मदद से होता है, ठीक है। ये किसकी मदद से होता है, ये स्टोमाटा की मदद से होता है। अब ये स्टोमाटा में क्या होता है,
स्ट्रक्चर इसकी बात करते हैं, तब ईच स्टोमाटा पोर इज सराउंडेड एंड कंट्रोल बाय गार्ड सेल्स। ये किसके कंट्रोल में होता है? ये गार्ड सेल के कंट्रोल में होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गार्ड सेल होता क्या है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जो दशहरे में हम लोग पतले वाले बैलून्स याद है, पतले लंबे वाले बैलून्स जो हम लोग यूज़ किया करते थे गर्दन में बांधने के लिए, उसे लेके आते हैं, ठीक है, थोड़े देर के लिए। अब जब उसमें हवा भरते हैं तो वो टाइट होता है और उसको जिस शेप में हम लोग कन्वर्ट करना चाहें उस शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग उसको एग्जांपल लेके सी शेप में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए जो मेरा बैलून है फुलाएंगे तो वो इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है, सी शेप का हो जाएगा, यानी बिल्कुल राजमे के जैसा होता है, ठीक है। अब टर्जिड कंडीशन क्या होता है? टर्जिड कंडीशन का मतलब जब, जैसे बेसिकली जो एग्जांपल लिया हम लोग ने बैलून का, तो जब बैलून में हवा भरते हैं तब क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर पकड़ता है, ठीक है। उसी तरह से जो गार्ड सेल्स होता है उसमें क्या भरता है? पानी भरता है। उसमें क्या भरता है? पानी भरता है, जिसकी वजह से वो एक शेप लेता है। और शेप लेने की वजह समझिए कि बिल्कुल इस तरह का शेप होता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरा सी शेप का बैलून है तो हवा भरेंगे तो कौन से शेप में आएगा? सी आएगा, ठीक है। अब तो आ गया है बर्थडे में जो हैप्पी बर्थडे लिखा होता है बैलून्स, उसमें सी लिखा होता है, तो उसमें अब अगर हवा भरेंगे तो क्या होगा? वो बिल्कुल सी शेप में आ जाएगा उसी तरह से, ठीक है। तो उसमें सी शेप आ गया किसकी वजह से? बैलून में हवा की वजह से। लेकिन जो गार्ड सेल सी शेप का होता है उसमें टर्जिडिटी यानी वो शेप किसकी वजह से पकड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें पानी भर रहा है। क्या भर रहा है? पानी भर रहा है। और जब पानी भरता है तो वो सी शेप पकड़ता है, और सी शेप बनने के बजाय ये बीच का जो ओपनिंग होता है, जो बीच का ओपनिंग होता है दो से सी शेप के बीच में, वो खुल जाता है। और यही होता है हमारा स्टोमाटा का ओपनिंग, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज करते हैं। वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, सेल स्वेल्स एंड बिकम टर्जिड। टर्जिड का मतलब होता है थोड़ा हार्ड टाइप का, ठीक है। अब है दूसरा कंडीशन है फ्लैसिड। चलिए बैलून को फोड़ देते हैं, ठीक है। जो बैलून हम लोग फुलाया, सी शेप का बनाया, अब उसे फोड़ दिया। अब उसके फोड़ने के बाद होता है क्या? वो ओरिजिनली जिस प्लेन शेप में होता है उस शेप में आ जाता है। वही कंडीशन क्या होता है हमारा? फ्लैसिड। यानी यहाँ क्या होगा? जैसे वहाँ बैलून फूट गया था तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो पानी आया है वो इवेपोरेट कर जाएगा। बेसिकली जो प्लांट में इस्तेमाल होता है टर्म, उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, यानी पानी का लॉस किससे? गार्ड सेल्स से, ठीक है। प्लांट में जब पानी का लॉस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और वो क्या लीड करता है? वो क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा लीड करता है। प्लांट लूजेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, गार्ड सेल श्रिंक एंड बिकम फ्लैसिड। क्या होता है? गार्ड सेल श्रिंक कर जाते हैं और क्या होता है? फ्लैसिड होता है, ठीक है। स्टोमाटा पोर्स गेट क्लोज्ड। क्या होता है? स्टोमाटा पोर बंद हो जाता है, ठीक है। अब है बियॉन्ड वाटर एंड एयर, सॉइल, मिनरल्स। अब ऐसा एक चीज़ और समझिएगा कि जो बेसिकली हम लोग 90% जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं, और जो 10% कंपोनेंट होता है वो छूट जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग खाने में चावल, दाल, सब्जी लेते हैं, ठीक है। खाने में इतनी चीज़ें हम लोग लेते हैं, बेसिकली मेन कंपोनेंट्स हो गए। लेकिन इस मेन कंपोनेंट में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कंपलसरी होती है हमारे खाने में। क्या क्या होता है? वो नमक होता है, हल्दी होता है, और कुछ मसाले होते हैं, ठीक है। तो वो मसाला हमारे खाने को टेस्ट देता है और साथ में क्या करता है? बचा हुआ जो रिक्वायरमेंट होता है वो भी पूरा करता है, ठीक है। उसी तरह से वाटर और एयर को छोड़ के और भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट, जो हमारे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद नहीं करते हैं, बल्कि प्लांट को जिंदा रखने के लिए कंपलसरी होते हैं। जैसे कुछ कुछ होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। ये सारे जो कंपोनेंट्स है बहुत माइक्रो में चाहिए होता है, यानी बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन ये कंपलसरी भी होते हैं। द क्रिटिकल रोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इन्वायरमेंट में भी और प्लांट में भी। जैसे प्लांट में जो बेसिकली नाइट्रोजन का यूज होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी प्लांट को भी प्रोटीन जब बनाना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको प्रोटीन नाइट्रोजन चाहिए होता है। जबकि जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, हम लोग ने अभी तक वाटर साइकिल पढ़ा है, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है। अगले क्या कहते हैं, इस टर्म में आगे बढ़ते हुए बायो में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। उसी तरह जब प्लांट्स की बात आती है तो प्लांट्स में नाइट्रोजन का बेसिकल यूज क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फंक्शन, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ
प्रोटीन एंड अदर वाइटल कंपाउंड्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फॉर्म यानी अब जो प्लांट्स है वो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, किस फॉर्म में, तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में इनटेक करती है। यानी जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रही है नाइट्रोजन वो किस फॉर्म में कर रही है, नाइट्रेट और नाइट्राइट, और टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया। यानी नाइट्रेट्स, नाइट्राइट और एक कुछ ऐसे फॉर्म्स जो बैक्टीरिया प्रिपेयर करती है उस फॉर्म में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को इनटेक करता है प्लांट्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, यानी हम लोग ने पढ़ लिया कि प्लांट किस प्रकार से खाना बनाती है, क्या क्या कंपलसरी आइटम्स होते हैं उस प्रिपरेशंस में, या फिर क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक स्ट्रैटेजीज इंटरनल डाइजेशन, ठीक है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड availability of food material, stationary gases, grass versus mobile deer and body design, ठीक है। यानी जो हेटेरोट्रॉपिक होती है यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है, कुछ जैसे अमीबा के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है कि ये इनटेक करते कैसे हैं। जैसे अगर इनटेक की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, माउथ होता है इनटेक के लिए, जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड अंदर लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करके। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा इनटेक का प्रोसेस है ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तो कुछ और भी हम लोग को पढ़ना है कि अदर ऑर्गेनिजम्स कैसे इनटेक करते हैं, ठीक है। ह्यूमन हायर ऑर्गेनिज्म स्ट्रेटजी, ऑर्गेनिज्म इनटेक होल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू देयर बॉडी एंड ब्रेक देम डाउन into simpler substances internally, ठीक है। जो हायर ऑर्गेनिज्म हो गए यानी हमारे ह्यूमंस की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बॉडी में लेते हैं और उसे ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर वंस इंटरनली, यानी हम अपने शरीर के अंदर उसे तोड़ते हैं। जैसे खाना बाहर बना हुआ है उसको हम इंटेक करके उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग ग्लूकोज को बाहर तोड़े तब इंटेक करते हैं, हम लोग ग्लूकोज का इंटेक करते हैं, यानी अ फॉर्म ऑफ, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, वो ब्रेक डाउन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब है हेटेरोट्रॉपिक स्ट्रेटजीज, ठीक है, एक्सटर्नल। जब हम बात करते हैं ब्रेक डाउन फूड मटेरियल इन द आउटर इन्वायरमेंट and absorb the simpler substances, fungi like bread, mold, yeast and mushrooms and bacteria। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि फूड को बाहर ही तोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स है ये फूड को बाहर ही तोड़ देते हैं, किस तरह से, ये इसे डिकम्पोज कर देते हैं या फिर इसे इंजाइम की मदद से तोड़ देते हैं और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है वो इनटेक करते हैं, ठीक है। दूसरा पैरासाइट्स होता है, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जिससे भी एब्जॉर्ब करते हैं उनको डेड होना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, पैरासाइट्स जो होते हैं वो इनटेक तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो होस्ट बॉडी होता है वो डेड नहीं होता है। एग्जाम्पल कसकटा एंड टेपवर्म्स। ये टेपवर्म्स और कसकटा क्या करते हैं, सिर्फ खींचते हैं एनर्जी, ना कि उसको डेड बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अमीबा की हम लोग बात करते हैं। तो अमीबा की अगर बात करते हैं तो अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। फूड में बी टेकन बाय द इंटायर सेल सरफेस, यानी इनका जो पूरा सेल सरफेस होता है वो क्या करता है, फूड को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। जैसे देखिए अब करेगा कैसे पहला है अप्रोच, अमीबा इंटेक्स फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर एक्सटेंशंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये क्या करता है कि अपने बॉडी का एक हिस्सा फॉल्स फीट की तरफ निकालता है। जैसे हमारे अंदर हाथ और पैर अलग हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा बॉडी होता है एक सिंगल, कोई भी स्ट्रक्चर बना दीजिए आप अपने कॉपी में तो वो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, उसमें एक न्यूक्लियस डाल दीजिए। पर जब इन्हें खाना खाना होता है तो क्या करते हैं, ये फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फीट को स्यूडोपोडिया। यहाँ पे टर्म ही क्या है, देखिए स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी ये फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करते हैं किसके अराउंड, किसके अराउंड करेंगे, ये जो फूड इनको दिख रहा हो उसके अराउंड करेंगे। मान लीजिए ये कोई फूड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये फॉल्स फीट का फॉर्मेशन हो रहा है इसके दोनों तरफ, ठीक है। अब है इंगल्फ, यानी ये अंदर लेंगे।
These extension fuse over food particle, यानी जो खाना इसके आसपास दिख रहा है उसको चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर दिए। अब पहला तो इन्होंने अप्रोच किया कि अब हम स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेंगे, दूसरा क्या किया, इन्होंने पूरा ही कवर कर दिया। अब थर्ड क्या है, थर्ड में ये क्या करेंगे, सीधे डाइजेस्ट कर जाएंगे। दिस फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल इनसाइड द सेल वेयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। ये क्या करेंगे, अब ये अपने अंदर लेके फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे और वहां से ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि कोई भी खाना अगर अमीबा को दिखता है तो उसके अराउंड एक फॉल्स फीड का यानी एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। अब ये धीरे धीरे पूरे खाने को कवर करेंगे और उसको लास्ट स्टेज पे वैक्यूल्स में कन्वर्ट करके उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। अब है हमारा स्ट्रक्चर माइक्रोफीडिंग पैरामीशियम। अब ये पैरामीशियम अमीबा से थोड़ा, ये भी सेम करते हैं, ये भी खाने को अपने अंदर लेते हैं, लेकिन इनका टेक्निक अलग होता है। जैसे ये उनकी बॉडी थी फ्लेक्सिबल, उनकी बॉडी क्या थी, फ्लेक्सिबल, यानी वो फ्लेक्सिबल स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहे थे जहां वो अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे थे, जबकि ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है, इनका एक डेफिनिट शेप होता है। अनलाइक द शेपलेस अमीबा, द पैरामीशियम इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विथ अ हाईली स्ट्रक्चर्ड डेफिनिट शेप। इनके पास क्या होता है, एक डेफिनिट शेप होता है, इनकी बॉडी स्ट्रेच नहीं करती है। दूसरा स्पेसिफिक इंटेक स्पॉट होता है, इनके पास खाने लेने का एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, माउथ पे एक स्पेसिफिक स्पॉट है जहां हम खाना लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से इनका स्पेसिफिक स्पॉट क्या होता है, इंटेक ऑफ फूड हैपेंस ओनली एट अ स्पेसिफिक स्पॉट नोन एज साइटोस्टोम। कौन से स्पॉट पे लेते हैं, ये साइटोस्टोम पे लेते हैं, ठीक है। अब है इनका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, फूड इज स्वेप्ट टू दिस स्पेसिफिक स्पॉट बाय रिदमिक मूवमेंट ऑफ सीलिया। किसकी मदद से, रिदमिक मूवमेंट ऑफ सीलिया। इनके पूरे बॉडी के राउंड अबाउट जो चारों तरफ धागा नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, सीलिया है। क्या करते हैं, फूड इज स्वेप्ट यानी खाना लिया जाता है उस स्पेसिफिक स्पॉट पे, किसकी मदद से, सीलिया की मदद से, विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। यानी इनके पूरे बॉडी के बाहर क्या होता है, सीलिया होता है जो कि मदद करता है खाने को लाने में। और खाना अगर मान लीजिए यहाँ भी है तो ये सीलिया मूवमेंट कहाँ तक लेके चला जाएगा, इसको साइटोस्टोम तक लेके जाएगा। इसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से ये खाना अपने अंदर ले सकता है, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, माउथ होता है, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।